हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास कक्षा 6 के लिए अध्याय नंबर 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाहें एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो ये सोचने वाला प्रश्न है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये 100 वर्षों पहले क्या हुआ था, क्योंकि एक दिन पहले का पता लग सकता है, 2 दिन पहले का, या हम किसी मनुष्य से जो उस समय का हो, जैसे अपने दादा दादी से उनके बचपन की बातें पूछ सकते हैं। लेकिन उनसे पहले की जो बातें होती है उनका हमें कैसे पता लगता है, यही हम पता करेंगे आज के इस अध्याय के अंदर। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो या फिर जिसे उस समय का याद हो कि क्या तब हुआ था। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? अगर हम सोचने लगे 100 वर्षों पहले, 1000 वर्षों पहले क्या हुआ था, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे? पूछने का विषय है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखिरकों, जिन्हें शिकारियों कहते हैं, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों फिर वैज्ञानिकों के विषय में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेला करते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाए जाते थे। इन सब बातों को पता किया जा सकता है। पहला प्रश्न आता है हमारा सोचने वाला, लोग कहाँ रहते थे? यह प्रश्न अक्सर सभी के दिमाग में आता ही रहता है। मानचित्र 1 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों को यहीं से संग्रहण करते थे। वे जानवरों का आखेट या फिर शिकार भी किया करते थे। तो क्या था जो यहाँ पे मानचित्र में दर्शाया गया है? देखो ये मानचित्र है, इसमें देखो नर्मदा नदी कहाँ पर है। देखो ये यहाँ पर दर्शाई गई है नर्मदा नदी को हम देख सकते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी नर्मदा नदी है। तो जो पहले शुरुआत में लोग रहते थे वो अक्सर यहीं पर ही रहते थे। इसके आसपास के जंगलों से अपना भोजन इकट्ठा करते थे, नदी से पानी पिया करते थे। तो ये एक बात सोचने की है कि पुराने समय में पानी की उचित व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए जो भी मनुष्य ने अपनी स्थान बनाए रहने के लिए वो नदियों के किनारे ही बनाई, ताकि जल की पूर्ति आसानी से हो सके। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरधर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना प्रारंभ किया था। इन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल, पशु आदि को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गाँव में रहते थे। तो ये रहा हमारा सुलेमान और ये रहा किरधर, ये दोनों पहाड़ियां थी। इनके आसपास के क्षेत्रों में क्या किया था, जितने भी व्यक्ति वहां पर रहते थे, एक तो गांव बसाने शुरू कर दिए थे तब, और वहां पर खेती करना, जिनमें गेहूं और जौ की फसल उगानी शुरू की गई थी। इससे पहले जब ये नर्मदा के किनारे रहने शुरू किए थे तो वहां पर क्या था, वहां पर फसलों का उत्पादन नहीं होता था। केवल जंगलों से भोज्य पदार्थ को इकट्ठा करना या फिर आखेट के द्वारा ही भोजन की पूर्ति होती थी। खेती करना या फिर पशुपालन सुलेमान और किरधर पहाड़ियों के आसपास शुरू हुआ था। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। तो देखो यहाँ पर ये मानचित्र दिया गया है। इसमें अगर दिशाओं का ज्ञान करना हो तो ऊपर की तरफ उत्तर होता है, जिधर पाकिस्तान है उस साइड पश्चिम है, जिधर हमारा भूटान है उस साइड पूर्व हो गया, और नीचे की तरफ हमारा दक्षिण होता है। तो यहाँ पर हमें बोला गया था कि उत्तर पूर्व की हमें गारो पहाड़ियों का पता लगाना है। तो जो गारो पहाड़ियां थी वो यहाँ पर स्थित है तथा विंध्य पहाड़ियां इस इलाके में स्थित है। तो ये हमने पता लगा लिया है। यहाँ पर भी कृषि कार्यों का प्रारंभ होना शुरू हो गया था। अब यहाँ पर देखो किताब में क्या बोला गया, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। सिंधु और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है देख लेते हैं। अभी पहले तो ये देख लो कि सहायक नदियां होती क्या है। सहायक नदियां वे नदी होती है जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, लगभग
4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो देखो यहाँ पर ये सिंधु नदी हो गई हमारी। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, जितनी भी नदियां इसमें आकर मिल जाती है वो सारी इसकी सहायक नदी होती है। जैसे कि सतलज होगी, व्यास होगी, रावी, चेनाब, झेलम, काबुल, ये सारी की सारी नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां कहलाई जाती है, क्योंकि ये सारी इकट्ठा होकर किस में मिल जाती है, सिंधु नदी में मिल जाती है तथा सिंधु नदी ही अंत में जाकर समुद्र में गिरती है। तो जितने भी इसके पहले वाली इसकी शाखाएं होगी वे सारी सिंधु नदी की सहायक नदियां कहलाई जाती है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। जिसे जो मगध राज्य होता है वर्तमान में वो बिहार को कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर मानचित्र में हमें क्या करना है, सोन नदी का पता। ये रही सोन नदी, ये हमारी सोन नदी हो गई। और गंगा नदी कौन सी है, यहाँ से शुरू होकर ये यहाँ तक जाती हुई ये पूरी हमारी आगे तक गंगा नदी होती है। बाकी जो इसके साइड में ये मिली हुई है, जैसे सोन नदी इसमें आके मिल गई तो ये इसकी सहायक नदी है, चंबल भी इसकी सहायक है, यमुना भी सहायक है। तो ये बाकी की जितनी भी नदियां होती है ये गंगा की सहायक नदी कही जाती है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी। जैसे कि पहले होता था ना कि आक्रमण कर लिया, वहां पर जाकर कब्जा कर लिया तो वो स्थान हो गया। तो उसके लिए भी क्या होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता था। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। किस लिए, बेचने के लिए या फिर खरीदने के लिए। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। जैसे कुछ लोगों को घूमने का शौक होता है तो वे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ये भी एक प्रश्न है। ये तो पहले वाले देखो, अगर पहले के टाइम में देखा जाए एक तो शिक्षा देने के लिए यात्रा की जाती थी, घूमने के लिए यात्रा की जाती थी, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपदा के कारण, व्यापार के लिए, ऐसे अनेक कारण थे जिनके कारण यात्रा की जाती थी। लेकिन आजकल लोग यात्रा क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखिए। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, किंतु जिसने चाहा वे ऐसा कर सके। पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। तो देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो भारत के क्या है, इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है। इधर अगर सीमा की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर हिमालय पहाड़ है। यहाँ पर भी मतलब कि चारों तरफ की सीमाएं हमारी तो पर्वतों से या फिर पानी से ढकी हुई है। लेकिन फिर भी इस स्थान पर लोगों का आना जाना बना रहता था। या तो वो बाहर से आए हो या फिर यहाँ के लोग बाहर गए हो, चाहे उन्हें पर्वत पार करके जाना है या फिर जल की गहराइयों से होकर उन्हें जाना है। लेकिन जिसने चाहा वो ऐसा कर सका। इस आवागमन ने ही हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे हैं। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इन नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। तो क्या था, तो देखो भारत को इंडिया क्यों कहा जाने लगा। पहले के समय में देखो यात्रा के लिए इधर तो पहाड़ हो गया, तो ये वाला इलाका भी हमारे एक तरह से ब्लॉक हो गया। इधर समुद्र हो गया, इधर समुद्र हो गया।
तो ये वाला इलाका ब्लॉक होगा। बचा कौन सा? ये वाला इलाका जो काबुल नदी के पास से होकर आता है। तो इधर से जितने भी व्यक्ति आते थे उनको यहाँ पर भारत में आने के लिए सिंधु नदी को पार करना पड़ता था, और सिंधु नदी को उन्होंने क्या नाम दिया? इंडस नाम दिया। तथा सिंधु नदी के आसपास या फिर उसको पार करके जो भूमि होती है उसको उन्होंने इंडिया का नाम दिया था। तो इस तरह से इंडिया का नाम पड़ा था। तथा भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में भी मिलता है। भारत का नाम कहाँ से पड़ा? भरत से पड़ा है। और भरत क्या है? उत्तर पश्चिम में रहने वाले कुछ लोगों का समूह था, उन्हें भरत कहा जाता था। इसका उल्लेख 3500 वर्ष पुरानी एक कृति है ऋग्वेद जिसको कहते हैं, आपने सभी ने नाम सुना होगा ऋग्वेद। 4 वेद होते हैं, उनमें से एक है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में इसका जिक्र आता है और इसी भरत के ऊपर इस पूरे इलाके को या फिर भारत का नाम पड़ा था। ताड़ पत्तों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। देखो ये यहाँ पर दर्शाई गई है। पांडुलिपि इस तरह की होती थी, इसमें सिर्फ पत्ते को ऐसा चौकोर टाइप का काट दिया जाता था तथा इसके ऊपर इस तरह से अक्षर लेखन कर दिया जाता था। इधर छेद बना दिए। जितने भी पांडुलिपियां जैसे कि एक तरह से पन्ने हो गए, उन पन्नों को आपस में इस छेद से धागे के द्वारा बांध देते थे। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को पढ़ना या फिर ढूंढना भी होता है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि का प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्यू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र में लिखी जाती थी। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? कि जो मैन्युअली लिखी जाती है, मतलब हाथ के द्वारा स्वयं लिखी जाती है, वो मैन्युस्क्रिप्ट कही जाती है। किंतु जो भी ये पांडुलिपि थी किससे? पत्तों से बनी होती थी। लेकिन पत्तों को हम कितने दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं? मुश्किल ही है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियां तथा विज्ञान आदि के सभी प्रकार के विषय में चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी होते हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे तथा प्राकृत भाषा ही वो भाषा है जो बाद में हिंदी में परिवर्तित हुई थी। ये भी कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का उदय प्राकृत भाषा से हुआ था। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। उत्कीर्ण मतलब कि उभारे जाते थे, इसके ऊपर कुरेदे जाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे तथा वो भी इस प्रकार उत्कीर्ण कराया जाता है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में आप सभी देख सकते हैं। ये जो आप यहाँ पर उत्कीर्ण किया हुआ एक सैंपल देख रहे हो, ये कहाँ से आया था? लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी न किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो ये क्या, जैसे कि हम कोई नोटिस लगाते हैं, एक बार उसे हिंदी में लिखवा देते हैं और एक उसे इंग्लिश में लिखवा देते हैं। इसी तरह से ये भी दो भाषाओं में फिर दो लिपियों में लिखा गया है। कौन सी? एक तो यूनानी है और दूसरी अरामेइक है। भले ये लिपि हमारी समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन हम इतना देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है और ये वाले अक्षरों की जो लिपि है ये थोड़ी सी अलग है। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने में क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी?
तो देखो कठोर सतह पर अगर कोई लेख लिख रहे हैं तो सीधी सी बात है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा, जल्दी खराब नहीं होगा और मजबूत रहेगा। और समस्या आने वाली बात है कि कठोर सतह पर लिखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है और एक बार अगर कोई शब्द गलत हो जाए तो फिर उसको दोबारा उकेरने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाए जाते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। तो जितनी भी हमें खुदाई में वस्तुएं प्राप्त होती है या फिर ढूंढने पर वस्तुएं मिलती है पुरानी, तो वो ऐसी तो होगी जो जल्दी खराब नहीं होती। जैसे कि पकी हुई मिट्टी हो सकती है, धातु हो सकती है, पत्थर के बने हुए वस्तुएं हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे देखा जा सकता है ये पत्थर के बने हुए हैं, ये यहाँ पर पकी हुई मिट्टी का बना हुआ एक घड़ा है जिस पर चित्रकारी भी की गई है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों व मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्योंकि देखो अगर कोई चीज नहीं जली है तो उनके अंदर जीवन होता है। देखो अगर अनाज के दाने जली हुई अवस्था में है तो फिर वो बच जाएंगे, लेकिन अगर वो जली हुई अवस्था में नहीं है तो कहीं से भी नमी प्राप्त कर कर वो पौधे का निर्माण कर सकते हैं, तो उनका बचना मुश्किल होता है लंबे समय। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़े के अवशेष मिलते होंगे? कपड़ों के अवशेष भी बहुत बार मिल जाते थे, लेकिन उनका मिलना बहुत ज्यादा रेयर होता था, मतलब मुश्किल से ही मिल पाते थे। क्योंकि कपड़े भी प्राचीन समय में कैसे कपड़ों का इस्तेमाल होता था, जो कि कॉटन के बने हुए, मतलब कि जो प्राकृतिक तंतुओं के बने हो। प्राकृतिक तंतु के अवशेष शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। मतलब ये क्या होते थे? स्रोत, जहाँ से जानकारी मिली उसका सोर्स वही होता है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने के प्रयास में करते हैं। अतीत एक या अनेक, ये भी प्रश्न है कि क्या एक ही अतीत होता है या फिर अलग अलग होते हैं। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत ज्यादा भिन्न था। जैसे कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार, रीति रिवाज का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके और फल फूल का संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए भी अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह वे भेद अतीत में भी विद्यमान थे। तो जो भेद आजकल होते हैं कि कुछ लोग होते हैं स्वयं अपना खाना ढूंढते हैं, कुछ लोगों को बना बनाया खाना मिल जाता है, तो ये जो अंतर है ये आज भी था और पहले के समय में भी था। तो इसी तरह से क्या कह सकते हैं, हमारे अतीत, तो अतीत हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अतीत के मायने हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाले लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन के जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, क्योंकि राजा को अपने दैनिक कार्य को करने के लिए समय की कोई कमी नहीं थी। उनके लिए लेखा जोखा रखने वाले भी दूसरे व्यक्ति उपलब्ध होते थे, तो वे अपने आसानी से समय निकालकर अपने लड़ाइयों का उल्लेख लिख कर रख लेते थे। किंतु जो कृषक, संग्राहक, मछुआरे, शिकारी होते थे, इनको अपने दैनिक भोजन को इकट्ठा करने के लिए अपने दैनिक क्रियाकलापों से फुर्सत नहीं होती थी, इसलिए वो लेखन कार्य में अपना समय व्यतीत नहीं करते। फिर आता है हमारा तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 या किसी तरह के कोई वर्ष बताओगे। जैसे कि पूछे कि आज की तिथि क्या है, तो आज की तिथि में
जैसे आज वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो देखो यहाँ पे दिए गए इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी कहा जाता है, मतलब बिफोर क्रिश्चियन इरा। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। बहुत बार तिथियों से पहले ईडी या फिर हिंदी में ई लिखा पाता है, तो ये क्या है, एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्द से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी ईडी की जगह सीडी और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग करते हैं। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन इरा, बीसीई का बिफोर कॉमन इरा के लिए किया जाता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान से पहले। पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इसके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। देखो यहाँ पे दिया गया है 4700 वर्ष पूर्व, तो अब से दिया गया है ना, तो अब से मतलब बीपी। यहाँ पे हम बीपी का प्रयोग करेंगे दोनों के लिए ही। बिफोर प्रेजेंट मतलब वर्तमान से 4700 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे हम बीपी का प्रयोग करेंगे। तो ये हमने पता लगा लिया है। क्या करेंगे हम वहाँ पे बीपी या फिर बिफोर प्रेजेंट का प्रयोग, वर्तमान से पहले का प्रयोग करें। अब आते हैं अन्यत्र। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण कराए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ था। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयोग, भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा गया था। देखो अगर यहाँ पे हम कुछ पढ़ने की कोशिश करें तो हमारे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ना तो हिंदी है, ना इंग्लिश है, ना ही वो कोई ऐसी लैंग्वेज है जो कॉमनली यूज की जाती है। किंतु फिर भी ऐसे विद्वान मौजूद है जो इसका मतलब निकालने में सफल होते हैं तथा ऐसे शब्दों को भी पढ़कर प्रयोग में लाने योग्य बना देते हैं। कैसे करते हैं वे? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार की अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे, जहाँ पर पिरामिड वगैरह होते हैं। तो देखो इस तरह के शब्द होते हैं, ये पी है, ये टी होता है, ये ओ, ये एल, ये एम, आई, आई, एस। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। यूनानी और मिस्री लिपि के 2 प्रकार। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल कर रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। तो देखो यहाँ पर एल अक्षर के लिए क्या है, यहाँ पे क्या था, 2 लिपियां थी। एक जगह तो ये वाली लाइन लिखी हुई थी और दूसरा ये था। तो यहाँ पी के लिए क्या है, चौकोर बना है। टी के लिए यहाँ पर ये अर्धचंद्राकार है। ओ के लिए यहाँ पर ये बॉम्ब टाइप का बना हुआ है। एल के लिए लॉयन है। एम के लिए इस तरह का सिंबल है। तो इसी तरह हम देख सकते हैं, ए चिड़िया के लिए और एल लाइन के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। एक बार जब इन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। तो एक बार हमें क्या करना पड़ता है, केवल अगर हम इस तरह के सिंबल का मीनिंग हम पता लगा ले कि ये सिंबल क्या दर्शाता है, ये सिंबल क्या, तो बाकी के अगर इस तरह का कोई अन्य अभिलेख मिलेगा तो उनकी भी हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो इसकी कहानी क्या थी, उसके अंदर यूनानी और मिस्र की 2 अलग अलग भाषाएं लिखी हुई थी जो अभिलेख वहां पर मिला था। तो उनमें कुछ लोग थे जिनको यूनानी आती थी, तो उन्होंने उन्हीं शब्दों को उनके नीचे रखकर उन्होंने पता लगाया कि ये सिंबल किस शब्द को डोनेट करता है। तो उससे पता लगाकर इस वाले सिंबल को आसानी से पढ़ा जा सकता था। जैसे कि अगर कहीं पे अलग जगह पे हमें एल लिखा हुआ दिखा तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे लोयन का सिंबल है, या फिर कहीं पे हमें अगर चिड़िया का सिंबल मिल गया तो हम समझ जाएंगे कि इसका मतलब ए है। कल्पना करो, तुम्हें एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है। तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्वविद से पूछना चाहोगे।
जैसे कि तुम पूछ सकते हो कि तुम अपना कार्य किस तरह से करते हो, किन किन उपकरणों का प्रयोग तुम्हें करना होता है, या फिर तुम्हें इसके लिए कहाँ कहाँ से जाना होता है, तुम्हें इसके लिए कोई फंडिंग मिलती है या नहीं। इस तरह के तुम अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन जो तुम्हारे मन में आ रहे हो पूछने के लिए तैयार करके यहाँ पर लिखने हैं। उपयोगी शब्द, यात्रा, यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या कहते हैं, यात्रा। पांडुलिपि, मैन्युस्क्रिप्ट या हाथ से लिखे हुए जितने पुराने अभिलेख मिलते हैं उनको पांडुलिपि कहते हैं। जो लिखित जानकारी मिलती है प्राचीन समय की पत्तों पर वो क्या कही जाती है, अभिलेख कहे जाते हैं। पुरातत्व, प्राचीन या फिर पुराने को पुरातत्व कहते हैं। इतिहासकार, जो इतिहास की जानकारी रखता है वो इतिहासकार कहा जाता है। स्रोत ऐसे साधन होते हैं जिनका प्रयोग इतिहासकार जानकारी इकट्ठा करने में करता है, जैसे कि कोई पांडुलिपि हो सकती है, कोई अभिलेख हो सकता है। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, अज्ञात लिपि मतलब कोई ऐसी लिपि जिनका हमें नहीं पता है, लेकिन अगर वही लिपि किसी हमारी ज्ञात भाषा के पास में लिखी हुई है दोनों शब्द, तो उनका हम पता लगा सकते हैं। चलो याद करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। कृषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व बने थे। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, और मगध के यहाँ पे है बिहार को कहते हैं। वर्तमान किसे कहते हैं, 2000 वर्ष पूर्व जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। आओ याद करें, निम्नलिखित को सुमेल करो। नर्मदा घाटी, आखेट तथा संग्रहण होता था। मगध पहला बड़ा राज्य था। गारो की पहाड़ियां में प्रथम नगर बना था, और सिंधु तथा इसकी सहायक नदी आरंभिक कृषि होती थी। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर यहाँ पर बने। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। पांडुलिपि को ताड़ के पत्तों या पेड़ों की छाल के ऊपर हाथों से लिखा जाता था, किंतु अभिलेखों को किसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किया जाता था। रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रसीदा का प्रश्न क्या था। रसीदा का सवाल 100 वर्ष पहले क्या हुआ था। तो यह कोई कैसे जान सकता है कितने वर्ष पहले क्या हुआ था। पुरानी पुस्तकें पढ़कर, अभिलेख पढ़कर, पांडुलिपि पढ़कर या फिर इतिहासकारों से हम इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की सूची बनाओ। इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं पत्थर की हो सकती है। तो क्या हो सकता है, पुराना कपड़ा, कोई पत्थर का टुकड़ा, पकी हुई मिट्टी के बर्तन, इस तरह की वस्तुएं मिलती है। जिनमें से जो सिक्के लिपियां होती थी, अभिलेख होते थे, इस तरह की वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती है। बर्तन भी पत्थरों के बनाए जा सकते हैं। ऐसी अनेक चीजें हैं जो पत्थरों की बनी हुई मिल सकती है। अगला प्रश्न है, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे। इसके बारे में तुम क्या सोचते हो। साधारण स्त्री पुरुष अपने दैनिक कार्यों में ही व्यस्त रहते थे, जिसके कारण उन्हें अपने कार्यों का विवरण लिखने के लिए कोई ख्याल नहीं आता होगा। इसी वजह से उनके विषय में कोई जानकारी हमें लिखित रूप में प्राप्त नहीं होती है, जिनसे तुम्हारे अनुसार राजा और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता लगे। तो जो राजा होते थे उनको खाना बना बनाया मिलता था, या फिर उनको खाने पीने के लिए या रहने पहनने के लिए किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं थी। जबकि जो कृषक होता था उसको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए या भोजन के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती थी। आओ करके देखें। पृष्ठ पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार स्त्री पुरुष दोनों होते हैं। हाँ, जो शिल्पकार होते हैं वो स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। जैसे कि कोई भवन निर्माण कारक हो सकता है, चित्रकार हो सकता है, मूर्ति निर्माणक हो सकता है, या फिर कोई बर्तन बनाने वाला। इस तरह के अनेक प्रकार के शिल्पकार होते हैं, और ये स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी, या फिर दोनों। अगला प्रश्न है, अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों में लिखी गई थी। तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे। पुरानी पुस्तकें राजाओं के जीवन के विषय में, धार्मिक उपदेशों के विषय में, या फिर धर्म के प्रचार के लिए अथवा विज्ञान के विषय में अक्सर लिखी जाती थी। इनमें से हम विज्ञान तथा राजाओं के जीवन तथा लड़ाइयों की वर्णन को पढ़ना पसंद करेंगे, क्योंकि इससे हमें इतिहास की अन्य जानकारियों का भी ज्ञान हो सकता है। तो अध्याय नंबर 1 कब, कहाँ और कैसे हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।